हाँ एक मिनट था। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्यतियाय इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्यतियाय इच्छकार सोराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजोजी इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्यतियाय इच्छा कारण संगीत भगवान अभूतयोमी अभ्यंतर रायम खामेउ बेसियम इच्छम खामेमी रायम जंकिंती अपत्यम परपत्यम भस्ते पाणे रेणी वेरावत्ते आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाये उंगी भाषाये जंकिंती मध्य विनय परिहिनी तुहु वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तत्संख्यामिदं कैबी चुपचाता इच्छामि खमा समनो वंदियो जावणी जाय नित्यतियाय मुक्ते वंदना इच्छा कारण संधीसाव भगवान वायना संधीसाव इच्छामि खमा समनो वंदियो जावणी जाय इच्छा का संधीसाव कारण संधीसाव भगवान वायना लेशु इच्छामि खमा समनो वंदियो जावणी जाय नित्यतियाय इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार कराओ सोजी नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसागुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगवन् जय जगप्रियानो जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणं पश्चिमो जय गुरुलोकाण जय सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमामि सर्वानिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। वंदनामी साहेब जी। वंदनामी साहेब जी। आज हम पहले ही जो है एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं
और वो आपको सबको सोच करके उत्तर देना है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते में आधा रास्ता हम चल लेते हैं और बाद में एक इतना छोटा सा वेरी नैरो रोड आता है और उस रोड पर जलते अंगारे रखे हुए हैं, जलते हुए अंगारे हैं और दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ना आप इधर चल सकते हो ना उधर चल सकते हो, कोई ऑल्टरनेट नहीं है और फिर आगे वापस रोड सीधा आएगा। अब ऐसे रास्ते को पार करना है। जनक भाई शू करशु बोलो। સાહેબ ચાલતા રહીશું, બીજો કઈ રસ્તો નથી એટલે ચાલવું તો પડશે જ. चलते अंगारे पर आप चलेंगे, તમારા બાજુમાં પૂછી જો તો ખબર પડે. હા હા જી મહારાજ સાહેબ ચાલશું. જી મહારાજ સાહેબ, કારણ કે મંઝિલ વધારે ઉત્તમ છે એટલે ચાલવું જ પડશે. चलो अभी नंबर 1 L7 બધાના આન્સર યાદ રાખજો, ખાલી ખબર પડે એટલા માટે. हाँ जी साहब। विजय भाई बोलो, अब आप क्या रास्ता लेंगे? जो जनक भाई बोलेगा वही सर। એ બોલે શું કામ? તમે તમારી વાત કરો, એમના રસ્તે તમારે શું કામ? थोड़ा सोचेंगे फिर जाना यही रास्ता है तो फिर वही रास्ता पे जाना पड़ेगा, तो एक का निश्चय करके चले जाएंगे। यहाँ तक सीधे चल रहे हो, रास्ता बहुत अच्छा है और बीच में जलते अंगारे हैं, अगर पैर रखा तो जल जाएंगे। अब आगे रास्ता कांति भाई शू करशो बोलो। दो रास्ते हैं, ये रास्ते के बीच में दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा और क्रॉस करना पड़ेगा, या तो अंगारे पे चलकर स्नान करके चलना पड़ेगा। अच्छा, दोनों बाजू पैक है। हाँ, दोनों बाजू इधर इधर आपको कहीं देयर इज नो एनी ऑल्टरनेट। देसी अंगारे पे अंगारे को हटा हटा कर चलना पड़ेगा या तो अंगारे ऊपर चलना पड़ेगा। अंगारे पे चलने की कला सीखनी पड़ेगी। चलो, एक जने का ये उत्तर है, एक जने का उत्तर। बोलिए माता जी, आप क्या कहेंगे? अंगारे पे चलने की कला सीखनी पड़ेगी। साहब जी, अगर आपने बोल दिया है वो बोल करके रिपीट मत करो, ये विनंती कर। एक साहब जी, मंजिल पर नजर है अगर तो अंगारे वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। मंजिल पर अगर नजर है तो सारे दिखाई दे रहे हैं, 1 ही किलोमीटर है, पूरे जलते खौलते हुए अंगारे हैं, पैर रखते ही जल जाएंगे, क्या करें? आप इधर करके चलना चाहिए। आपको स्ट्रेट सीधी भाषा में उत्तर देना है। बोलो प्रवीण भाई, क्या बोला? पुरुषार्थ करके चलना है साहब जी। पुरुषार्थ तो है ही, आप बीच में आ गए, इसकी बात करिए और दूसरी बात मत करो। बोलो ललिता बहन। साहब जी, पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए अब तक संसार में बैठे हैं। ये ऐसी उल्टी भाषा मत बोलना। दूसरी बात संगीता बहन। गुरुदेव, या तो फिर अंगारे जब तक खत्म नहीं हुए तब तक रुकना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, कोई सोच समझ के उत्तर दिया है, घुमाया नहीं है, ये तरीका चाहिए। हाँ, अबे रसीला बहन बोलो। साहब जी, अग्नि कुछ सम सेकंड्स के बाद ही पैर जलाती है, तो एक पैर रख के तुरंत उठा के दूसरा रख दिया, वापस तुरंत उठा के रख दिया तो जा सकते हैं। 1 किलोमीटर है, पहले सोच समझ के बोलना, मैंने पूरा बोल दिया है। चलो पुष्पा बहन। અંગારા બુઝાવાનું ઓપ્શન શોધવાનો ટ્રાય કરીએ કે અંગારા બુઝાઈ જાય। वेरी गुड, सोचा तो अच्छा है, कम से कम अंगारा बुझाने के लिए आपने सोचा है। अब न तो वहां पानी है, पानी बिल्कुल नहीं है, पहाड़ी पर है। चलो फिर भी आपका उत्तर, जो उत्तर भी सही देना उनके लिए भी नया प्राइज ढूंढना पड़ेगा। चलो नीति बहन बोली, आप सबको बोलना है, फटाफट सब बोलते जाएंगे। So I think Maharaji,
हमें खुद को अपने को अगर हम कोई प्रोटेक्टिव गियर पहन के देन इफ वी कैन वॉक, कुछ प्रोटेक्शन लेके अपने ऊपर, પ્રોટેક્શન લેકર કે કવિતાબેન શાહ કોઈ એવું કઈ ઉપર બાંધીને કે એ જ સેમ વસ્તુ મને પણ થાય છે કે બ્રિજ જેવું કે કઈ બાંધીને ઉપર ચાલી જઈએ. બીજી વાત ક્યાં આવી? આ વસ્તુ સ્થિતિ સામે છે. ચલો मनोज बोलिए, क्या करेंगे आप? जी मैं अभी ज्वाइन किया, सॉरी भाजी, क्वेश्चन नहीं मालूम. हाँ आपने विपिन भाई बोलिए. સાહેબ જે અંગારાને ઠંડા પાડીને પછી ચાલવાનો રસ્તો છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અગર ડેસ્ટિનેશન પહોંચવું હોય તો અંગારાને ઠંડુ પાડીને. चलो डॉक्टर साहब नंदिनी बेन जवेरी, धन्यवाद, आज आपने दरवाजा खोला है. बोलो जवाब दीजिए. रास्ता ये परिस्थिति, इस परिस्थिति में क्या करेंगे? સાહેબ જી ટોલરન્સ વધારવાનો. चलो તમારું पति के હવે रिपीट नहीं करता. श्वेता बेन बोलिए. महाराजा मंजिल में तो जाना ही है, तो अंगारे के ऊपर चल लिए, उसके बाद अपन को अनुभव होगा कि हमने कितना पैर जला लिए, अब अपन को आगे कैसे नहीं जलाना है. पैर चल जाएंगे. 1 किलोमीटर है, क्या करेंगे आप? बोलिए. दूसरे श्वेता बेन दो है, हिना बेन और कोई बाकी रह गए जिनको बोलना है तो, और किसको सोचना है तो सोचिए साहब. मैं बोलूं बेन साहब बोलिए. मैं बोलूं साहब एक बार? आपने बोल दिया है बस. महाराज साहब मैं बोलूं? आप बोलिए. अंगारे के ठंडे होने का इंतजार करेंगे महाराज साहब. ठीक है, धन्यवाद. कुंजल बहन. पुष्पक राज जी. हाँ, अंगारे में ताकत, तो जलेंगे, पूरा टाइम नहीं जलने वाले, शाश्वत नहीं, उसका टाइम खत्म हो जाएगा तो गर्मी बंद हो जाएगी, फिर चल सकते हैं. चलो चलो धन्यवाद. चलो कौन अपने अस्तिन कुमार जी, नीता बेन वखारिया, दरवाજો બંધ છે, બોલવું છે? સાહેબજી દ્રઢ મનોબળથી આગળ વધવું જોઈશે. જોઈને સમજીને બોલજો. प्रदीप जैन. और किसको बोलना है? इलाबेन बोलना है, आपको जवाब देना है. मिट्टी या पत्थर डाल के चलने की कोशिश करेंगे. वेरी गुड. चलो इन्होंने बताया मिट्टी, पत्थर, धूल कुछ भी डाल के आगे चलने की कोशिश करेंगे साथ. अब ऐसी स्थिति जब सामने है, करना क्या? ये बात क्यों चल रही है? अब कर्म जिस प्रकार के हैं, इन कर्मों के अंदर भी यहाँ पर आपको यही सोचना है. अब कर्म के लिए आपने एक रास्ता क्या लिया, दूसरा रास्ता क्या लिया, तीसरा रास्ता क्या ले रहे हैं. अब ये यहाँ पर इसको जो है हमने ये सीधा नाम दिया है कि ये कर्म है. अब इस कर्म को होते देखते हुए भी कौन किस तरह से आगे चलता है. एक रास्ता जो है उपशम भाव का है, दूसरा रास्ता क्षयोपशम भाव का है, और तीसरा रास्ता क्षायिक भाव का है. बोलो. अब आप इसके अंदर नीता बेन तो आप देख करके तीनों शब्द बोलिए. સાહેબજી મને કહ્યું? हाँ, नीता बेन तो कार्य एक જ છે. હા, ઉપશમ ભાવ, ક્ષયોપશમ ભાવ અને ક્ષાયિક ભાવ. अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा. अब इन तीनों के लिए इसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है. बोलो. હવે એલ્સાબેન તમારી વારી છે, બોલો. સાહેબજી નિશાળનો ક્રમ મને નથી ખબર. ઉપશમ, સરોપશમ, શાયિક. तो डबल प्राइस है. इसका मैंने नहीं बोला है, मैं इसका बोल रहा हूँ, रास्ते पर चलने की बात. ओके, तो साहिब जी आई विल वेट फॉर इट टू थोड़ा कूल डाउन हो जाए, फिर आई विल गो. कूल डाउन होने वाला नहीं है. देन आई हैव टू गो ऑन इट.
जो भी हो फिर देखा जाएगा। देखा जाएगा। अब इसके अंदर आपको ये सोचना है कि जिसके बारे में हमने बात की थी, तो वो कर्म जो है वो भी कर्म यहाँ पर कौन सा कर्म है? ये जो है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। अब इसके अंदर भी आपने ये अच्छी तरह से समझा था अभी तक, और ये हमको ख्याल है कि एक तरफ जो है ये मिथ्यात्व मोहनीय है और इधर ये अनंतानुबंधी कसाय। अब हमने ये जो बीच की गांठ है ये हमने खोल दी। अब यहाँ पर जब ये ग्रंथि भेद आपका हो जाए, ये है ग्रंथि, अब ग्रंथि भेद आप कर लो तो ये कर्म प्रकृति इसकी जगह पर ऐसी है। जो अंगारे की बात मैंने कही वो, जिसके लिए हमने यथा प्रवृत्तिकरण किया, हमने अपूर्वकरण किया और अपूर्वकरण करके ग्रंथि भेद किया, ग्रंथि भेद करके अब आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। अब कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तो ये यहाँ पर देखना है आपको, क्योंकि ये भी कर्म हमारा बंधा हुआ ही है अंदर। आपने क्या किया है कर्म, और ये कर्म इधर जो है, बस आपको देखना क्या है बीच में फर्क किस बात का है। अब ये कर्म इतना सॉलिड जो बीच में है, अगर हमने ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन पाया है, अब वो सम्यक दर्शन यहाँ पर किस कक्षा का है? ग्रंथि भेद की क्रिया पूरी होने के बाद अब आपको सम्यक दर्शन जब प्राप्त होगा, तो ये प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है कि थर्ड वाली, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब ये हमको समझना है सर। यहाँ पर देखिए, आप लोगों के उत्तर देने वालों में एक जने ने कहा कि मिट्टी धूल डाल देंगे और फिर चल जाएंगे, किसी ने कहा पानी डाल देंगे। अब वहां पानी नहीं है तो ये नहीं कहा कि हम 1 किलोमीटर दूर से भी पानी लाएंगे डालेंगे, ये नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि भी हम वो क्या फावड़ा वगैरह कुछ ला करके ये सब यहाँ से हटा देंगे फिर बाद में चलेंगे, ये भी किसी ने नहीं सोचा। अब यहाँ पर ये है तो 2-3 जनों ने डेयरिंग अच्छी की, एल्साबेन ने, जो होगा सो देखा जाएगा। ये इनके अंधेरे में तीर है आकाश में। ये हमारे माता जी और ही कुछ कहते थे, और ललिता बहन तो उनकी लैंग्वेज तीसरी बाजू पुरुषार्थ की चली, प्रवीण जी ने और ही कुछ कहा। तो ये आपको, आप क्या हिम्मत दिखा रहे हो, किस तरह से चलना है? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि नंबर 1 वाला कौन क्या करता है। तो ये ग्रंथि भेद होने पर कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है। नंबर 2 वाले को कौन सा, तो नंबर 2 वाला यहाँ पर काम करेगा, नंबर 1 वाला करेगा, ये नंबर 3 वाला करेगा। ये भी सम्यक दर्शन की ही बात करता है, ये भी सम्यक दर्शन की ही बात करता है, और इधर ये भी सम्यक्त्व की ही बात करता है। ऐसा भी सम्यक दर्शन होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन वेरी फर्स्ट स्टेज के अंदर अब कौन क्या करेगा ये हमको यहाँ पर समझना है। तो इससे हमको ये ख्याल आएगा आखिर आप क्या कर रहे हैं। परिस्थिति तो सामने आई, अंगारे सामने हैं, हमको हमारे शरीर की चिंता है, पैर तो जल ही जाएंगे ये बात भी निश्चित है, लेकिन फिर भी जो है एक महिला होते हुए इतनी हिम्मत दिखाई। अभी एल्सा बेन ने बोला है अभी इनको प्रैक्टिकली वहां ले जाए, और फिर देखो ये क्या करते हैं। बहिरापणु बच्चे आवी गए ने बोले लो फरी गया तो पछी जो जो। अब ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्या करना है सर? जब कर्म भारी है, इधर देखिए, अब हमने ये मिथ्यात्व की गांठ का जो भी कर्म है, अब ये कर्म जितना हमने बांधा है, कौन सा कर्म है, इसका नाम क्या है? अब ये प्लस अनंतानुबंधी कसाय, अब इसका ये कर्म है
अब आप पहले ये समझ जाइए ग्रंथि नाम क्यों दिया है, कौन किसको बोलना है, ग्रंथि नाम क्यों दिया कांति भाई? 8 महीने हो गए हमारा विषय यहाँ तक पहुंचा है। सब जी क्योंकि कर्म की गांठ है यहाँ। हाँ, ग्रंथि भेद एक अभी भेद मत बोलिए, खाली ग्रंथि पर आ રસીલાબેન ઉતાવળિયા છે ને વચ્ચે બોલી ગયા એટલે એમને 18 નવકાર આવ્યા। એ કર્મની શબ્દની વાતે સાથે સંબંધ જ નથી, आपने गलती की तो 18 नवकार आए। जी साहब। बोलिए पुष्पक राज जी, बोलिए ग्रंथि क्यों कहा है? क्योंकि इसमें मिथ्यात्व, मोहनीय और अनंतानुबंधी कषाय, इन दोनों का मिलके जो गांठ बनी है वो दोनों की गांठ है, इसलिए उसको ग्रंथि कहा। वेरी गुड, चलो धन्यवाद। जनक भाई बोलशो गांठ केम कहेवाय छे? સાહેબ જે ભાઈ બોલ્યા એ જ, પણ મિથ્યાત્વને કસાઈએ જકડીને રાખ્યું છે એટલે એ ગાંઠ अगर मिथ्यात्व मोहनीय ये कर्म अपने आप में अकेला होता तो गांठ नहीं बनती। ये अपनी जगह पर है, ये अकेला हो तो ये अपनी तरफ से गांठ नहीं बनाता है। अनंतानुबंधी कसाय ये भी हमारे जीवन में रहता है, और ये भी कसाय अपने आप में अकेला हो तो ये भी गांठ नहीं बना रहा है। कई लोगों के साथ अनंतानुबंधी कसाय कई विषय के हैं, सैकड़ों विषयों के कसाय लोग गांठ के बाद में वो रखे हैं, लेकिन सवाल गांठ का विषय क्यों आया? इधर से ये कर्म आया, इधर से ये कर्म आया, ये दोनों मिल करके यहाँ पर गांठ बना रहे हैं। गांठ बनी कैसे? तो यहाँ से जब मिथ्यात्व मुनि आया और इस बात को अनंतानुबंधी कसाय के कारण उसने पकड़ लिया। इधर से आत्मा की बात आई तो ना कह दिया आत्मा, लेकिन इधर इसने क्या रखा? आत्मा नथी, आत्मा नथी, आत्मा नथी, आत्मा नथी, आत्मा नथी। गौतम स्वामी ने 50 वर्ष की उम्र तक ये बात पकड़ के रखी। ये पकड़ किसके कारण आई? अनंतानुबंधी के कारण पकड़ आई। आत्मा नथी ये कहां से आया? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व ने विषय को विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया, इसलिए इसने आत्मा नथी ये बात बना ली। लेकिन इसने पकड़ के 50 वर्ष तक जो है सॉलिड रखी। अब आया ख्याल में? आप भूल मत जाना, नहीं तो 8 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो ये दोनों ने, इसने ग्रंथि बना ली। अब हमने अपूर्वकरण किया और ग्रंथि भेद की। इधर देखिए वखारिया जी, क्या किया? अपूर्वकरण से आपने ग्रंथि भेद मतलब किया क्या है? यथा प्रवृत्तिकरण करके किया क्या? रिजल्ट क्या लाया? अब ये जितनी सॉलिड थी इसका हमने 70 कोड़ा कोड़ी में से प्रमाण घटा करके 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर लाया। ये हमने यहाँ पर काम किया। अब आपने ग्रंथि भेद के अंदर किया क्या है? तो ये जो है इधर की गांठ आपने खोल दी। ये गांठ खोली मतलब क्या हुआ? ये रास्ता इधर गया, ये रास्ता इधर गया, ये आपने खोल दी। लेकिन अब इसके भी कर्म तो है और इधर इसका भी कर्म तो बंधा हुआ है, साथ में है। अब ये कर्म जो साथ में बंधे हुए हैं, खाली आपने अपूर्वकरण करके रास्ता खुला कर दिया, गांठ खुल गई। लेकिन अभी इधर देखिए, ये मिथ्यात्व का भाग ये भी नहीं गया है, इधर से अनंतानुबंधी का ये भी नहीं गया है। तो हमने किया क्या इसमें से? अब ये कर्म है, अब इस कर्म को आपने क्षय कर दिया है, या कर्म को दबा करके ढक दिया है, या कर्म को जड़ मूल में से फ्रॉम द वेरी रूट्स आपने बिल्कुल ही हटा दिया है। तो आपने क्या किया है ये देखना है। If you are suffering from some disease and you are taking only the painkillers,
तो पेन किलर लेने से आपका डिजीज, बीमारी रूट्स में से खत्म हो गया है? क्या हुआ है? पेन किलर से क्या हुआ? If you are suffering from the joints pain, if you are suffering from any other pain, so do you want to remove the disease or do you want to just suppress the pain? तो आपको पहले, हाँ, आपकी अक्ल में आपकी समझ ये होनी चाहिए, पेन किलर इज नॉट द रियल थेरापी, इट इज नॉट फॉर 100% क्योर, इट इज जस्ट टेम्पररी, इट कैन सप्रेस द डिजीज। तो पेन किलर आपके घुटने में, जॉइंट्स में नहीं जा रही है। पेन किलर सिर्फ आपके ब्रेन के अंदर जाकर के पेन का सेंसेशन है, वो कनेक्शन तोड़ रही है बस। तो यहाँ पर भी शॉर्टकट अपनाने वाले बहुत हैं, बहुत लोग हैं। अभी एक भाई साहब ने, किसने उत्तर दिया, हम जलते अंगारे के ऊपर धूल मिट्टी डाल देंगे। चलो, आपने धूल मिट्टी डाला और 1 किलोमीटर आपको रास्ता पसार करना है। बोलिए, अब आपने जैसा ही वेट रखा, वजन रखा पैर, ये माता जी का 79 kg है, जनक भाई तमारू तो 100+ है ने। अब जनक भाई पैर रखेंगे तो इतनी सी मिट्टी जो आपने जलते अंगारे पर डाली है, क्या परिणाम आएगा? जैसे ही आपका वजन आया, वो मिट्टी नीचे गई और पैर अंगारे पर जल सकता है। तो फिर भी इन्होंने क्या कहा, मैं मिट्टी अंगारे डाल करके चला लूं, होगा क्या? दूसरे ने, एक ने विचार किया, चलो पानी ला के डालो। अब आसपास में पानी नहीं है तो भी बोले, मैं 1 किलोमीटर दूर से 1-1 मटका पानी लाऊं और मेरे को पैर रखने जितनी जगह है उतने पानी डालते 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 चलो। तो उसका मतलब क्या होगा? अग्नि शांत हो जाएगी। मिट्टी धूल डालने वाले ने अग्नि शांत नहीं की, अग्नि बुझाई नहीं है, अग्नि को ढक दिया है। और अग्नि ढक करके चलने लगेंगे और वजन आती मिट्टी खिसक गई और अग्नि से जलते जाएंगे। दूसरा है, वो बिल्कुल जो है पानी डालकर जितना पोर्शन चाहिए, कहाँ कहाँ पैर रखूंगा, मैं कितने अंश में पैर रखता हूँ, उतने अंश में पानी डालते जाओ, बुझाते जाओ, आगे चलो। अब तीसरा आएगा, बोले नहीं, मैं लेबर के यहाँ से वो फावड़ा वगैरह लाता हूँ और बिल्कुल यहाँ से अंगारे ही हटा देता हूँ और मैं बीच में से निकल जाऊंगा। अब ये तीसरा रास्ता किसी ने बोला नहीं था, लेकिन ये है कि आपको 2 रास्ते में से तीसरा कौन सा लेना है। अब ये ग्रंथि कितनी सॉलिड है ये हमने देख लिया है, अब इतने टाइम में हमने समझ लिया है। ऐसे जब यहाँ से हम कर्म का क्षय करते करते जब आप आगे बढ़ोगे तो नंबर 1 पर आप क्या करोगे? उपशम करोगे। अब आप जब उपशमन या उपशम, दूसरा इतना ही शब्द याद रखिए। अब सेकंड स्टेज पर जब आप जाएंगे तब आप करेंगे क्षयोपशम। इधर देखिए, 2 स्टेप अलग अलग है, ये बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, ये बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। अब आप थोड़े और आगे चले जाएंगे तो तीसरे नंबर पर आएगा बिल्कुल क्षय करना है, क्षय कर जिसको बोलते हैं, आप क्षय करिए। अब तीनों को जरा समझ लीजिए, जब हम कर्म क्षय करने निकलेंगे तब ये प्रक्रिया है। नंबर 1, दिस इज जस्ट लाइक पेन किलर, ये पेन किलर का काम करने, उपशम भाव। अब इसके अंदर क्या है? इसके सत्ता में अंदर कर्म तो अंदर पड़ा ही है। अब आपको ये देखना है कि इसने अपनी तरफ से ये कर्म को अंदर रखा है। अब ये जो भी कर्म है, अब जैसा भी कर्म है, अभी कर्म पड़ा है। The disease, it is in your body, but you are just taking only the painkiller. तो डिजीज कोई पेन किलर से घटता नहीं है, कम होता नहीं है, मिटता नहीं है, कुछ भी नहीं।
but just you are getting the temporary effect. So that chemical, it gives you only 4 hours or 8 hours relaxed from the pain. बस बात इतनी सी है। अब आपने सेकंड नंबर पर क्या फर्क देखना है इसमें और इसके अंदर। तो ये जो चल रहा है, अब आपने इसमें देखिए, अब इसके अंदर क्या है, कर्म तो है, लेकिन ये अब इसके अंदर ये परसेंटेज जो है वो ये परसेंटेज क्षय के हैं और ये परसेंट जो है वो उपशम के हैं। अब ये परसेंट अगर आप समझ तो 20% है और ये है 80% है, तो आपने क्या किया है, 20% आपने क्षय किया है और 80% आपने अभी भी बरोबर रखा है। अब ये परिस्थिति हो रही है, तो इसके अंदर आपको क्या समझ के चलना है। अब तीसरे स्टेज में आइए। तीसरे स्टेज में क्या करेंगे आप, इधर अब इसके पास भी कर्म तो है, लेकिन ये पूरी तरह से इस कर्म का क्षय करता है, संपूर्ण नाश करता है। वो जहां से झुपड़पट्टी में गया बाजू में, वहां से एक फावड़ा वगैरह जो है लाया, हटा लोखंड लोहे का, और ऐसे करते 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 वो सारे जलते अंगारे हटाता गया, हटाता गया, हटाता गया, फिर निकल गया, पास हो गया, चले। ये वाला क्या करेगा, मुझे जहां पैर रखना है उतनी जगह पर पानी डालता जाओ, बुझाता जाओ, बाकी के जल रहे जलने दो, मुझे क्या करना। ये वाला फर्स्ट वाला क्या करता है, मिट्टी धूल डाल करके दबा दो, ढक दो, ऊपर से निकल जाओ, और थोड़ा बहुत जलेगा तो जलेगा। अब आपने सबकी मेंटालिटी सुन ली। एलिजाबेथ ने क्या बोला, देखेंगे जो होगा सो होगा, चलेंगे, देखेंगे, डालेंगे, चलेंगे। माताजी ने, इन्होंने क्या किया, फिर वो जो है प्रवीण भाई और कुछ बोल रहे थे, ये ललिता जी इनकी फिलोसॉफी में थे कि नहीं पुरुषार्थ तो इधर उधर की बात। अब यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड किसने क्या निर्णय किया, तो आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी डेयरिंग है, आपकी तैयारी है कि नहीं है। कर्म क्षय किए बिना आत्मा मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकती है। क्या बोला बीना बहन, बोलो वापिस। कर्म क्षय करे बिना आत्मा मोक्ष की तरफ आगे बढ़ नहीं सकती है। अब मोक्ष मार्ग पर चलने का सीधा अर्थ है कर्म क्षय करते 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 आगे बढ़। लेकिन कर्म क्षय करना आसान है कि कर्म को दबाना ढकना आसान है? क्षय करना, दबाना आसान है सर जी। हाँ, पहले ये समझिए आसान क्या है। कोई भी पहले क्या देखेगा, आजू बाजू में इधर उधर लेफ्ट साइड राइट साइड थोड़ी मिट्टी धूल है, चलो भाई इधर से मिट्टी धूल डालो, इधर से मिट्टी धूल डालो, इधर से मिट्टी धूल डालो, ऐसे करते 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 चल जाएंगे, निकल जाएंगे। समझे, कैसे भी करके ढकना है। अब मान लो पहाड़ी ऐसी है तो नहीं है, तो एक भाई साहब ने क्या कहा, मैं अपना शर्ट निकाल दूंगा, बनियान निकाल दूंगा और ऐसे ऐसे करके उसको अंगारे पर दबा दूंगा, फिर एक पैर रखूंगा, फिर पीछे से उठाऊंगा, फिर आगे रखूंगा, फिर उसके ऊपर चलूंगा। अब शर्ट जल जाएगा, बनियान जल जाएगा, नैपकिन जल जाएगा, फिर मैं आगे चलता जाऊंगा, चलता जाऊं। आखिर तो मिट्टी धूल से दबाओ या अपने शर्ट बनियान से दबाओ, आपने दबाने का काम तो किया, कोई ना कोई रास्ता तो निकाला। तो यहाँ पर ये जो है, जब अब ग्रंथि भेद करने की बात आई, तब या तो पहले सुनेगा तो डरेगा कि इतना भारी कर्म है, 70 कोड़ा कोड़ी का है, इतने भारी कर्म को कैसे क्षय करूंगा। तो वो ये रास्ता तो उसने ना ही कह दिया, भाई साहब ये मेरे बस की बात नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। 99% लोग इसमें से निकल गए। अब नंबर 2 की बात आई कि ये 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का इतना हैवी, इतना सॉलिड, इतना भारी कर्म है,
तो मैं कहाँ खपाने जाऊं, क्या करने जाऊं, सब कैसे क्षय करने जाऊंगा, बहुत डर लगती है, बहुत डर लगती है। तो यथा प्रवृत्तिकरण में तो थोड़ी हिम्मत आ जाती है, लेकिन वो अपूर्वकरण की बात आती है तो पीछे हट जाता है। यथा प्रवृत्तिकरण में भी 90% लोग जनरल कॉमन यथा प्रवृत्ति करके थोड़ा बहुत आगे निकल जाएंगे, नहीं तो 10 पर वापिस वो भी वापिस चले आएंगे, निकल के वापिस चले आ जाएंगे साहब, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पुरानी स्टोरी याद है? मैंने स्टोरी कही थी कांति पे, स्टोरी याद हसे कदाच तुमने, जब जो है विदेश जाकर के धन माल कमा कर ला करके 3 व्यापारी जंगल क्रॉस करके अपने गांव जा रहे, तो उन्होंने लिक्विड कैश थी वो सब दे करके अब उन्होंने उसको डायमंड में कन्वर्ट कर लिया। पुराने लोग थे तो धोती के ऊपर उन्होंने गांठ बांध के डायमंड जो है बांध लिया कमर पर, लेकिन जंगल के डाकू लुटारे जो थे फटाक से उन्होंने उसको निकालो, अब सीधे हथियार दिखाए, सब तीर भाला कमान जो भी थे, तो फटाक से बोले पहले निकालो, आप समझे कि नहीं। अब क्या करना है ऐसी स्थिति के अंदर, इतने वर्षों तक विदेश में कमा कर लाए हैं और ये 1 मिनट में लूट लेवे, कैसे इसको दे देवे साहब, ऐसे कैसे करना। अब एक ने तो जैसे ही सुना तो वो तो वापस रिवर्स भाग गया, लेकिन दूसरे ने उसको जो है वहां पर बैठ करके हाथ जोड़ता रहा, और तीसरा जो है वो बिल्कुल ऐसा मृत्यु के लिए तैयार हो गया कि अब मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इनको भी मार के फिर आगे बढ़ूंगा सर। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। ये मैंने स्टोरी आपको पहले कही थी, शायद बहुत कम लोगों को याद रहता होगा, और बहुत कम लोग तो स्टडी के हिसाब से वह सुनते हैं या लेक्चर के हिसाब से सुनते हैं। विजय भाई तुम्हारा नंबर सीमा 6, जस्ट यू आर लिसनिंग ओनली और यू आर डूइंग द स्टडी अबाउट दैट? સ્ટડિંગ કરતા હું સાહેબ જી થોડું. ધન્યવાદ. આ લેક્ચર સિરીઝ એવી हिस्टोरिकल નથી, એટલે મારી रिक्वेस्ट છે कि खाली उसको आप सुनने के हिसाब से मत सुनिए। आप आ रहे हो, सुन रहे हो, ये धन्यवाद है आपको, लेकिन ये स्टडी क्लासेस है, हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं, पूरा अभ्यास करना है। आप अगर भूतकाल के पहले के 8 महीने की क्लास से आप छोड़ देंगे तो फिर आगे गाड़ी नहीं चलेगी साहब। अब यहाँ पर देखिए ये कौन है, मैंने अभी स्टोरी कही उसमें से जो रिवर्स भागने वाला है, तो वो तो ऐसा प्रवृत्तिकरण कर ही नहीं पाए। दूसरा कौन है कि वो लुटेरों के पास में वहां पर बैठ जाता है उनके चरणों में, अरे कोट ना कोट डालो हम जावे ने निकली जैसो, तो वो भी है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ग्रंथि भेद करना है, लेकिन ये काम जो है कि कर्म क्षय करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसे में उपशम करना, पेन किलर से दबा देना, और इस तरह से जब ग्रंथि भेद करके कोई निकलता है तब जाकर के कैसे गांठ खोलेगा। अब सम्यक दर्शन होगा तो कैसे होगा, फिर भी मिथ्यात्व मोहनीय अनंतानुबंधी कसाय दोनों कर्मों को अपने आप में बिल्कुल क्षय नहीं भी करते हुए, अब ये जो है मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म है, और इधर जो है ये आपका ये अनंतानुबंधी कसाय का है, और आपको खोलना इतना ही है। ये जो है ये अभी ग्रंथि है, इसकी बात चल रही है, लेकिन आपने ये सोचा कि इसके अंदर ये जो कर्म है ये अभी बहुत भरा पड़ा है, आपने सब कर्म क्षय नहीं किया है, ख्याल है, और इधर इसका कर्म आपके साथ में अंदर भरा पड़ा है, तो ये भी कर्म इसकी परिस्थिति आपने यहाँ भेद किया है।
अब इसमें से ये जो कर्म है इसकी बात चल रही, इधर देखिए ये पोर्शन जो है, तो ये भी क्या किया है आपने, क्षय नहीं किया है। अभी 70 कुड़ी यथा प्रवृत्तिकरण से करके आपने पेन किलर की तरह से इसको दबा दिया और यहाँ अपूर्वकरण आपका हो गया। अब आप जिस तरह से चल रहे थे तो चलते चलते ये यथा प्रवृत्तिकरण का सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण का काल था। अब ये आपने क्या किया है कि बिल्कुल चरम यथा प्रवृत्तिकरण का काल था और यहाँ से लेकर के ये अपूर्वकरण का काल। अब ये 2 घड़ी है, अंतर्मुहूर्त की 2 घड़ी हम बोलते हैं, ये टाइम इसका, ये अंतर्मुहूर्त का काल है, ये भी अंतर्मुहूर्त का काल है। अब जैसे यहाँ ग्रंथि भेद हो गया, यहाँ आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। अब ये वाला सम्यक दर्शन जो है कौन सा हुआ है, तो जस्ट यू आर फीलिंग वेल आफ्टर टेकिंग द इंजेक्शन ऑफ द पेन किलर, you are feeling well, no doubt, but the disease is already inside. अब आपको ये देखना है, तो ये सम्यक दर्शन अपूर्वकरण किया और ग्रंथि भेद हो गया तो सम्यक दर्शन होना ही है। लेकिन ये कौन सा सम्यक दर्शन हो रहा है, यहाँ पर आपको हो रहा है उपशम सम्यक्त्व हो रहा है। अभी ये सम्यक तो हुआ उपशम सम्यक। अभी मैंने उपशम का अर्थ क्या बताया गहलरा जी, बोलिए। उपशम ये पहले मिथ्या तो मोहनीय कर्म के पहले का है उपशम। अभी मैंने अभी 1 मिनट पहले क्या मीनिंग समझाया है, आप भूल कैसे जाते हैं? ये पेन किलर है उपशम, मतलब दबा देने का, दबा देने का। हाँ, अभी आपने खाली ये कर्म दबाया है, अभी क्षय नहीं किया है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप आया था, ये आपका अभी फर्स्ट स्टेप है। अब आपको चलकर सेकेंड स्टेप पर आओ, तब आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपने इसमें से ये क्षय किया है, अब ये कितने % क्षय किया है, ये 20% आपने क्षय किया, 20%। तो आपका जो है ये वाला, अब यहाँ जो सम्यक दर्शन होना है वो यहाँ पर आपको ये क्षयोपशमिक वाला सम्यक दर्शन होगा। आ रहा है ख्याल में आपको, देखिए समझेंगे। अब ये क्षयोपशमिक वाला होगा, लेकिन यहाँ पर ये करना या ये करना, क्षयोपशमिक में 20%, 10%, 30%, 40%, whatever it depends on you। तो वो कितना इजी है और ये कितना इजी है उपशम वाला। तो हर किसी को सबसे पहले अपूर्वकरण के पश्चात जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वो उपशम सम्यक को होता है। तो उपशम सम्यक तुमने आपने दबा तो दिया, आपने पेन किलर का इंजेक्शन लिया, आपने कैप्सूल लिया, टैबलेट ले, तो वापस क्या होगा, 8 घंटे के बाद क्या होगा, उस पेन किलर की इफेक्ट ड्यूरेशन टाइम इट इज ओनली फॉर 8 आवर्स, क्योंकि शरीर की नेचुरल सिस्टम चल रही है। तो वो जो केमिकल है वो बॉडी इसको वापस बाहर फेंकेगी, तो आपको यूरिनेशन के अंदर वो इफेक्ट वाला केमिकल निकल गया, अगेन आपका पेन चालू हो गया। तो यही प्रक्रिया है कि पहले सबसे पहले हम उपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये उपशम सम्यक्त्व इधर हो गया आपको। अब इधर आपको देखना क्या है कि अगर आपको पेन किलर लेने से भी सम्यक दर्शन जरूर हो गया, लेकिन इधर आपको क्या सोचना है कि अभी ये कर्म वापिस उदय में आएगा तब क्या होगा।
मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, पेन किलर की इफेक्ट उतरने के बाद वापिस आपको पेन शुरू होगा कि नहीं? होगा। जैसे ही आपने उपशम अपूर्वकरण करके ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी आपको ये खतरा तो पड़ा है, रिस्क फैक्टर इज देयर। अब ये खतरा है कि ये कर्म उदय में आएगा कि नहीं आएगा। जो भी कोई कर्म आपके स्टॉक में मतलब सत्ता में पड़ा है, अब उसका काल पकते ही उदय में आएगा ही आएगा। कोई भी कर्म स्टॉक में पड़ा है वो उदय में न आए ऐसा बनता ही नहीं है, सिवाय कि आप उसको उदय में आने के टाइम के पहले ही क्षय कर दो। उसको हम उदीरना कहते हैं। अभी आपने पर्यूषण के अंदर 28 की, किसी ने मासक शमन किया, किसी ने बड़ी तपस्या कितनी की, तो उसके अंदर आपने क्या किया है? आपने निर्जरा की है। 28 के 8 उपवास में आपने निर्जरा की। आपने आंबिल 8 किए तो आपने आंबिल में निर्जरा की है। ठीक है, जितने परसेंटेज की है तो उतने परसेंटेज में आपने किस कर्म की निर्जरा की? क्या आपने 28 करते समय पर्टिकुलर कर्म का नाम लेकर उस पर फोकस करके किया था? मैं इस कर्म का क्षय करने के लिए आज जो है उपवास का पचकान ले रहा हूँ। नहीं, आपने कोई फोकस ही नहीं किया, किसी कर्म का नाम नहीं लिया, किसी कर्म की प्रकृति का विचार भी नहीं किया, टारगेट नहीं बनाया आपने। आपने क्या बनाया? चलो चलो पर्यूषण आए, हमारे पड़ोस वाले कर रहे हैं, हमारे वो कर लें, हमारे घर में वो करें, हमारे घर में। ड्यू टू दैट एटमॉस्फेयर ऑफ पर्यूषण you have started the उपवास, but not targeted the particular कर्म प्रकृति। अब आपको कर्म प्रकृति का ख्याल नहीं है। मेन 8 कर्म, अवान्तर सब डिविजनल 158, अब आपने किसी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। एक भी कर्म प्रकृति को आपने टारगेट नहीं किया इन जनरल सेंस के अंदर। और कभी कभी आप लोभ प्रलोभन में चले गए, चलो भाई हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा बहुमान करेंगे, तपस्या करने वालों का बहुत बड़ा बहुमान होगा, सम्मान होगा, चलो हम भी कर ले। तो वो फिर आपका टारगेट आपका कोई कर्म क्षय की तरफ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ये भी आपको देखना है, समझे कि नहीं? पर्टिकुलरली स्पेशली आप कर्म को टारगेट करके करेंगे तभी कर्म क्षय होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर जी, आपने बताया कि हमारे कर्म तो इतने हैं कि एक सोई के पॉइंट तक भी नहीं मतलब है, तो इतने सारे कर्म में टारगेट कैसे करेंगे? हमें तो ख्याल ही नहीं है कितना है। कारण का बहुत है, वो बात अलग है। आपके शरीर में 10 बीमारी है, लेकिन आपकी 10 बीमारियों में से सबसे सीवियर कौन सा है इस समय? वो कैसे हम जानेंगे? जो आपका सीवियरिटी हेडेक पर है, तो आप हेडेक पर आप ध्यान रखेंगे कि नहीं? आपको अभी माइग्रेन है, आपको हेडेक है, अभी आपको 104 डिग्री टेम्परेचर है, तो अभी पहले मैं किसका करूं? मेरा पैर दुखता है, कमर दुखता है, जॉइंट्स पेन है, उसका करूं कि 104 डिग्री टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन करूं? पहले आप किसको टारगेट करेंगे? तो 8 कर्म है, 8 कर्मों में आपको अभी किसकी चिंता है? बोलो। अब मैं क्या अभी मेरे स्किन का कलर चेंज करने के लिए करूं? पर्यूषण आए हैं, अब 8 कर्मों में नाम कर्म के अंदर की एक प्रकृति है स्किन कलर चेंज करने की। मैं उस कर्म की प्रकृति को टारगेट करूं क्या? अब मेरे को हो गए, मेरा जन्म भी हो गया, मेरी स्किन भले ब्लैक थी, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब आपको स्किन कलर की कहाँ चिंता है? क्यों विचार करो आप? तो आपको 8 कर्मों के अंदर सबसे ज्यादा भारी मेन कर्म कौन लग रहा है? मोक्ष मार्ग के अंदर दरवाजे को रोकने वाला मेन कौन है आपको? मोहनीय ग्रंथि।
मोहनी अब ये आपका इंडिया में आए, वास्को डी गामा ने देखा कि भाई गेटवे ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट एंट्रेंस गेट कहाँ से है? તમારો બંગલો મોટો છે, फ्लैट आपका बहुत बड़ा है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा है, उसी की चाबी खो गई है, तो आपको कहाँ पर कंसंट्रेशन करना होगा? वैसे ही आपके 8 कर्म है, 8 कर्मों की 158 प्रकृतियां है। अब 158 में से सबसे ज्यादा 103 तो नाम कर्म की है, फिर वापिस जो है गोत्र कर्म की 2 है, फिर वापिस आपकी वेदनीय कर्म की 2 है, आयुष्य कर्म की 4 है। 103, 105, 107 और 111, ये 111 कर्म प्रकृति की चिंता मत करो अभी। इन अघाती कर्म को हमने साइड में कर दिया, अभी इसकी चिंता नहीं करनी है। तो 4 घाती बचे हैं। अब 4 घाती कर्म के अंदर अंतराय कर्म से साहब मारा 10 लाख गया है, पाछा नहीं आता है, नहीं चिंता करो, तो क्या अभी उसको बाजू में रखो। अब दर्शनावर्णीय कर्म के अंदर મને કાને ઓછું સંભળાય છે ને આંખે ઓછું દેખાય છે, હવે એની પંચાયત કરો, ચલો ભાઈ इसको छोड़ दो। હવે જ્ઞાનાવર્ણ્યની, હવે મને 60-70 વર્ષની ઉંમરે બુદ્ધિ કેટલી ને યાદ કેટલું રહે છે ને શું છે, તો કે એને બાજુમાં રાખો। लास्ट में आपके पास आया एक मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म के अंदर सेक्सुअल डिजायर का मोहनीय कर्म अलग है, नो कसाय का मोहनीय कर्म अलग है। अब आपको हंसना रोना है तो कि चलो उसको भी बाजू में रखो। अभी आपको किस पर ध्यान देना है? कसाय और मिथ्यात्व। अब इस पर आते आते आपने फोकस किया, नहीं इस बार मैं 28 करता हूँ, नहीं इस बार मैं 8 हार्डबिल करता हूँ। आपने फोकस करके मैं मेरा अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व ये उपवास अगर मैं करूं तो मेरे लिए इस कर्म को क्षय करने का एक टारगेट हो जाएगा। तो आपको उपवास करना हो, आंबिल करना हो, कोई भी छोटा या बड़ा तब जो भी करो, लेकिन उसका टारगेट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है आपके लिए। आप करके भी रिजल्ट नहीं लो तो मतलब क्या रहेगा? बोलो तमे गुजराती कहेवत याद छे ने, हीरो भोगे गयो पण खाली हाथे पाछो आयो। तो हीरो भोगे जईने पाछो आयो, यहाँ से भेजा था उसको, दिल्ली भेजा था, और बंबई से दिल्ली या एटलांटा से दिल्ली जाकर प्राइम मिनिस्टर को मिल करके वहां से 10 करोड़ का उसको पास कराना था, लेके आता था। लेकिन वो गया दिल्ली, दिल्ली जाकर के उसने चांदनी चौक पर जो है पानी पूरी भेलपूरी खाई, वहां से वापिस एटलांटा आ गया था। तो हीरो भोगे जईने आयो एवं काम थયું के नहीं? दिल्ली के अंदर क्या है, एक चांदनी चौक है, तो चांदनी चौक में जाओ तो चाट गली है, चाट गली में जाओ तो रास्ते पर सबको खाना ही खाना है। अब वो भेजा किसको, किस लिए भेजा था? एटलांटा से इतना लंबा वो दिल्ली आया और फिर वापिस वहां से चाट खा के चला गया। घना पालिताना जाए छे ने पालिताना जईने दाड़मवाली भेल खाईने पाछा आवे। ना के तो मम्मी यात्रा करवा गई छे, मम्मी ऊपर जाए ત્યાં સુધી નીચે બેસું છું, ત્યાં આગળ પણ તલાટી રોડ પર હોટલ છે, એટલે આ ભાઈ સાહેબ भेलपूरी खाईने नहीं, ये स्पेशल भेल है, पालिताना की दाड़म वाली भेल होती है, बम्बई में नहीं मिलती है। अब ऐसे लोग करेंगे तो टारगेट क्या होगा आपका? कोई 28 करना कोई सामान्य खेल थोड़ी है, लेकिन वो करके भी अगर फोकस नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर कर्म पर भी वो टारगेट नहीं कर रहा है, रिवर्स जा रहा है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। अब हमको यहाँ उपशम, मैं पॉइंट क्या समझा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए। अपूर्वकरण हो गया, ग्रंथि भेद हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। कौन सा सम्यक दर्शन है? उपशम सम्यक्त्व है। अब ये उपशम सम्यक्त्व आपका कितनी देर टिकने वाला है? क्यों? क्योंकि कर्म जो पड़ा है तो वो उदय में आकर के फिर वापिस असर करेगा। मैंने इसलिए एग्जाम्पल एप्रोप्रिएट दिया है कि पेन किलर आपने ली, अब पेन किलर लेने के बाद उसकी इफेक्ट कितने काल तक रहेगी? ड्यूरेशन पीरियड जो है वो 8 घंटे का, मैक्सिमम 8 घंटे का। अब सिस्टम तो शरीर की चल रही है, किडनी तो दोनों ही फंक्शन कर रही है। अब दोनों किडनी का फंक्शन है तो वो तो यूरिनेशन के अंदर बाहर निकाल देगी,
फिर आपको पेन शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति के अंदर अब आपको रिस्क फैक्टर खड़े हो रहे हैं। कितनी मेहनत की आपने, यथा प्रवृत्तिकरण की मेहनत कितनी थी, चरम यथा प्रवृत्तिकरण की मेहनत कितनी थी, अपूर्व तो शब्द ही उसका ऐसा है कि लाइफ में कभी नहीं किया। ऐसा काम करके अपूर्वकरण करके आपने ग्रंथि भेद कर दिया, गांठ खुल गई। अब गांठ खुली गई એટલે શું થયું? हमें मोटो दरियो तरियो रे, वो शब्द सुने पालिताना के स्तवन में। ચાલો ભાઈ, ઘણું મોટું કામ થઈ ગયું, हमने तो पूरा समुद्र पार कर लिया, तो काम तो बहुत बड़ा हो गया। પણ ઘણી વખત કહે છે કે આખો દરિયો તરીને આવતા આવતા કાંઠા ઉપર ડૂબી જાય। कई बार पूरा समुद्र तैर करके आते वो किनारे पर भी डूब जाता है। ऐसा वैसी हालत ना हो जाए हमारी कि हम किनारे पर कहीं डूब ना जाए। ये है, ये 2 घड़ी का अंतर मुहूर्त का काल पूरा हो गया और यहाँ से निकलते ही आपने उपशम सम्यक तो प्राप्त कर लिया। अब ये उपशम सम्यक को टिकाना कैसे, क्योंकि उसका कर्म स्टॉक में भरा पड़ा है और ये कर्म स्टॉक में भरा पड़ा है और ये उदय में आने वाला है, ये भी निश्चित है। आपने सर्वथा क्षय नहीं किया है तो परसेंटेज भी 10-20% भी आपने क्षय नहीं किया है, लेकिन आपका जो एफर्ट है, यू आर सक्सेस इन योर एफर्ट, नो डाउट। ये भी सबसे पहले उपशम सम्यक को भी प्राप्त करना कोई छोटी बात तो नहीं है सर। आपका प्लेन एटलांटा से निकलकर बॉम्बे तक आ गया और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन लैंडिंग के समय में प्लेन का जो है एक टायर बर्स्ट हो गया। अब क्या करना? पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई साहब, आप बड़ी खुशी से तैयार थे कि ચાલો આપણા બધા સગાવાલા લેવા આવી ગયા છે, ત્યાં ઊભા છે और अब आप तैयारी करके सीधे ही जो है बड़े खुशी हो रहे थे और फटाक से इतने में लैंडिंग के अंदर जैसे ही टायर रखा वो नीचे टायर बर्स्ट हो गया। अब एकदम प्लेन जो है डगमग होने लगा। હવે શું કરવું? સગાવાલાને યાદ કરીને રાજી થવું કે પ્લેનની ડગમગ પરિસ્થિતિમાં चिंता થાય? और प्लेन क्रैश के अंदर तो आप जानते ही हैं कि क्या हालत होती है। Yes. ऐसी स्थिति में व्हाट इज द रिस्क फैक्टर? एटलांटा से बंबई तक आना आपका कितना 1000 किलोमीटर पूरा हो गया। अब लास्ट में ये उपशम सम्यक तो हमने पेन किलर की तरफ से प्राप्त कर लिया, लेकिन ये कर्म अभी सॉलिड है, आएगा। अनिवृत्तिकरण, अंतरकरण, ये करके हम जैसे आगे निकलेंगे तो रिस्क फैक्टर हमारे सामने खड़ा है। तो पेन किलर लेने वाले को आपको समझ के रखना है कि दिस इज फॉर टेम्पररी, इट इज फॉर 8 आवर्स, दिस इंजेक्शन इज फॉर 8 आवर। अब 8 घंटे का मेरा टाइम पूरा होगा, बाद में क्या होगा सर? साहब एक डिफरेंस है इसमें कि एक आपने जो 70 करोड़ी सागरोपम था उसको 1 करोड़ी सागरोपम से कम कर दिया। दूसरा ये कि सम्यक्त्व को प्रकट किया, तो सम्यक्त्व को प्रकट करेंगे तो कुछ तो असर होगा उसका, जिसके वजह से शायद वो रिस्क फैक्टर जो आप बोल रहे हैं वो है तो सही, लेकिन आपको जैसे आपने एग्जांपल दिया पेन किलर खाया, आपको थोड़ा अच्छा लगा तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे और भी अच्छा लगना है तो उसका मैं इलाज करता रहूं और मैं वही मतलब કેટલા લોકો પેન કિલર ના આદી થઈ ગયા છે, 4 વર્ષથી એક જણ પેન કિલર ખાય છે। अब पेन किलर में जॉइंट्स का पेन तो नहीं मिटा और किडनी के प्रॉब्लम शुरू हो गए, लीवर का प्रॉब्लम बढ़ गया, एसिडिटी ओवर होती गई। अब वो डायलिसिस पर किडनी की तकलीफ है, क्या करना बोलो? पेन किलर की साइड इफेक्ट है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। पेन किलर की साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है।
मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्दों पर मत जाइए, मेडिकल जर्नल के अंदर पब्लिश हुए आर्टिकल्स पढ़िए कभी आप, तब आंख खुलेगी। पेन किलर कोई इतनी सामान्य चीज नहीं है, लेकिन अब एलोपैथी के अंदर ऐसे आविष्कार करके बना करके दे रहे हैं। अब आयुर्वेद शास्त्र में तो निषेध कर रहे हैं, आयुर्वेद वाले तो बिल्कुल ना करें, नहीं साहब हम आपको इस तरह की कोई दवाई नहीं देंगे, हम तो जड़बूल में से ही उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये दबाना, ये एथिक्स नहीं है, मेडिकल एथिक्स ना बोल रहा है इसके लिए। लेकिन अब आज तो लोगों को नहीं चाहिए मेडिकल एथिक्स, करो थाड़ा माता में आपो ने હવે મારે કામ થાય પછીની વાત પછી, अब क्या करना है ऐसे। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आपने बोला 70 कूड़ा कूड़ी का आपने घटाकर एक कूड़ा कूड़ी पर लाया, आपके पैर में से लंबा कांटा निकल गया, कांच निकल गया, लेकिन अब उसका एक पार्टिकल रह गया अंदर, तो आप चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे? आपको ओलंपिक में रेस में जीतना है तो ये ऐसी परिस्थिति यहाँ पर है। हमने अभी तक कर्म क्षय नहीं किया है। अब आपने उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके अब आपको कोई ऐसा रास्ता लेना पड़ेगा कि आप जिससे कर्म क्षय करके आगे। मेरा कहने का तात्पर्य मैं अब आगे आपको समझाने जाऊंगा, लेकिन ये घड़ी जो है बहुत जल्दी फास्ट चलती है, तकलीफ ये। अब यहाँ पर अपूर्वकरण हो गया, उपशम सम्यक तो आपने प्राप्त कर लिया है, चलो पेन किलर लेकर के आपने 1-2 दिन निकाल दिए, लेकिन दिमाग में बात तो बैठी हुई थी ना, तो आपको तुरंत अब पेन किलर की इफेक्ट उतरने के पहले आपको कुछ करना चाहिए कि नहीं, फ्रॉम द वेरी रूट्स। अब उसके लिए अगर आप कर्म क्षय करने का प्रयत्न करते हो तब जाकर के कोई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो हमको इसमें से, नहीं तो क्षायो पश्चिमिक में तो आना ही आना है, क्षायिक में आ जाओ तो बहुत बड़ी बात है, ख्याल है कि नहीं? क्षायिक में आ जाओ तो इतनी बड़ी बात है कि वो तो बात ही मत पूछो। ऐसी स्थिति के अंदर हम कर सकें तो बड़ी बात है, नहीं कर सकते हैं तो इसमें भी आपको रिजल्ट तो लाना ही लाना है। जब इतना अचीवमेंट हो चुका है तो फिर आपको कितना कितना संभालना है। जब एक व्यक्ति ने अपने धोती के किनारे पर 1 करोड़ का उसने जो है डायमंड उसने रखा है, तो वो क्या सबको अनाउंसमेंट करता जाएगा? वो क्या सबको दिखाता जाएगा? अब उसको सेफ्टी कितनी देखनी है, किस तरह से उसको सेफ रख करके वो आगे चले, क्योंकि वो खुद जानता है कि 1 करोड़ का मैंने पहना है, समझे कि नहीं? एक डायमंड के बड़े व्यापारी थे, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए 2 करोड़ का नेकलेस लाया और उसको दिया और उसको पहनाया समझे, लेकिन उसको कभी ये बात नहीं बताई कि ये 2 करोड़ का है। अब उसकी वाइफ कितना सीरियस लेगी उसको? जो बहुत रेयर पहनना है, 2 करोड़ का है, कोई ऐसी शादी में जाओ और 10 जने साथ में घर में रहो तो आप ये पहन के निकलना, लेकिन जब 2 करोड़ का है ये बताया ही नहीं, तो वो तो उसकी वाइफ तो जो है वो क्या बोलते हैं किटी पार्टी में पहन के चलेगी। अब वहाँ डांस वगैरह नाचना गाना आदि करने में उसका नेकलेस जो है कहाँ गिर गया उसको पता नहीं था। अब घर पर आई और पति को बताया कि नेकलेस आज क्या पड़ी गયું છે, समझाया कि नहीं? तो એને તો કીધું કે શું હવે એમાં પડી ગયું તો પડી ગયું, શું થયું સમજાય? આ તો તમે પેલા મલાડમાં જે છે બનતું કા ઇમિટેશન વાળું જ હશે ને, ગયું તો હું તો મેં તો શોધ્યું પણ કઈ જડ્યું નહીં એટલે હું તો પાછી આવી। એનો પતિ જે છે રોટલી ખાધા વગર તો કે જલ્દી ચાલ ચાલ जल्दी चाल। अब उसको दौड़ा करके वहां पर लेकर के आया और पूरे हॉल के अंदर ढूंढते ढूंढते 1 पीस यहाँ से 1 पीस यहाँ से 1 पीस यहाँ से सब जगह से इकट्ठा करके लिया। अब वहां पर जो झाड़ू वाला था उसको बुलाया, सोफा के नीचे कहाँ निकल गिर गया, किधर गिर गया, फिर उधर से इधर से सोफा हटाया, उसको 1000 रुपए दिया। वो पत्नी बोलती है कि गांडा थी गया छो तमे,
अब पत्नी को क्या दिखाई दे रहा है, 1000 रुपया तमे पेला झाड़ू वाला ने आपो छो, तो झाड़ू वाले तो भाई 2 जने आकर के सारे सोफा हटा करके उन्होंने तो ऐसा निकाला वैसा निकाला। आखिर पति ने कहा कि तारू मगज गांडू छे, तू जा आवे, तारे क्या जवानु छे, तो के मारे आज एक फ्रेंड ने त्या साथे पार्टी में जाऊं, तो के तू तारे जा, हूँ अहींथी शोधीने लाऊं छुं। पूरा दिन लगा पति को, पूरे दिन मेहनत करके झाड़ू वालों को लेकर के सोफा वगैरह हटा करके जितना मैक्सिमम पॉसिबल था सब इकट्ठा करके लाया। तो रात को पत्नी कहती है कि तमे गांडा थई गया छो के शुं तमे आखा दिवसना गांडा, एक रोटली नहीं खाधी ने आखो दिवस तमे झाड़ूवालानी पाछळ ने सोफा खसेड़ी अने पछी एमनी एक कमर दुखवा लागी एटले हॉस्पिटल में भेगा थया। એટલે पत्नी और 2 शब्द उसको डांटने लगी। अब वो पति 2 दिन बाद हॉस्पिटल में से घर आकर के वो सारे जो है छानबीन कर लाए थे, वो वापस उस व्यापारी के पास, कारीगर के पास लेके गए और उसको वो डिजाइन दिखाई और उस हिसाब से सेट किया। तो उन्होंने बोला, कारीगर ने बोला कि 2-3 पीस कम पड़ रहे हैं, 2-3 पीस कम पड़ रहे हैं। वो बेचारा हॉस्पिटल से डॉक्टर से छुट्टी लेकर वापस गया। अब वापस गया और फिर झाड़ू वाले को बोलता है ले भाई 1000 और ले। तो बोलता है क्या अभी सेठ क्या बात कर रहे हो? नहीं कोई अलमारी रह गई तो इसको हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, अब इस तरह से कहीं से तो निकालो। तो वो पत्नी तो इतनी परेशान हो गई कि वे मारे के तमारी हाथे माथाकूट करवी शू करवी, एना करता आपने डाइवोर्स ले लिए, छूटा थई जाइए। तो पति ने कहा कि जल्दी पेपर लावू छू, ले सही करी ले, आपने छूटा थी ख्याल है। पर के तमे आटलू शू काम, पण हालो मारी हाथे मुंबईना मलाडनी अंदर इमिटेशन ना एना करता हारा दागीना लावी आप। अब पति समझता है, उसको मालूम है अब ये क्या समझती है, तू तारे डाइवोर्स ले ले, तारो अपने वांधो नहीं, चालो। अब आप ये स्टोरी सुन करके कांति भी स्टोरी सांभळी राजी थवू छे। अब किसको मालूम है 2 करोड़ का ये नेकलेस है, ये कौन जानता है? उसको तो पहनने से मतलब था पत्नी को तो, અને ખોવાઈ ગયા તો એના મગજમાં તો એક જ છે, એના મગજમાં કે અમારા ઘરના સગાવાલાઓને જે છે ઇમિટેશનની ધંધો છે મલાડમાં, એટલે ત્યાં તો બને છે જ એવું સમજાય કે તમે શું એમાં આવા ગાંડા થઈ ગયા। હવે ડાઇવોર્સ થઈ ગયા પછી એ પત્ની કહે છે શું થયું? તો કે પતિ કે ભાઈ હવે શું કામ વાત કરે છે, આપણે છૂટા થઈ ગયા ને? પતિ કે તું તારા ઘરે હું મારા ઘરે। તો કે ઓલું નેકલેસ નું શું થયું? ત્યારે પતિ કહે છે કે એ નેકલેસ 2 કરોડનું નેકલેસ હતું। આવા ઓરિજિનલ હીરા જે છે બ્રિટનની મહારાણી જે છે એલિઝાબેથના જ મુકુટમાં છે, બીજે ક્યાંય નથી કે। ત્યારે ઓલી પત્ની કહે કે તો તમે પેલું ડાયમંડ પેલું આપણે જે પેપર કર્યું છે કેન્સલ કરો, હું પાછી આવું છું। ડાયવોર્સનું પેપર જ કેન્સલ કરો, હું પાછી આવું છું। હવે તમે એ નેકલેસ પાછું મને આપશો? પતિ કહેવે તું પાછી નહીં આપતી અને મારી નેકલેસ હવે તૂટી ગયું છે, હવે 2-3 ડાયમંડ મળતા નથી, હવે એ થાય એમ નથી। તો કે થાય ત્યારે કહેજો ને પાછી આવી। अब क्या करना कांति भी रस्तो शू काढવો કહેજો, તમે શોધી આપજો जरा। अब ये चीज जब तक आपको ये सम्यक दर्शन, ये करोड़ों का रत्न है, ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने इसको क्या समझा है? ये मलाड का इमिटेशन है? नहीं, आपने समझ क्या रखा है? એટલા માટે सम्यक्तोने रत्न કહ્યું છે, रत्न ख्याल आया? अब ये रत्न से कीमती है कि रत्न के जैसा कीमती है? कितने काल से प्राप्त किया है? 70 कोड़ा-कोड़ी सागरों की तो बंध स्थिति थी और अनंत जन्म घूम करके भटक करके फिर करके बाद में हमने आज मुश्किल से सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। अब इसकी कदर नहीं है, हमको कोई कीमत नहीं है। 2 करोड़ का ऐसा नेकलेस आपको खाली किटी पार्टी में घूमने के लिए जाओ, डांस करने के वहां पहन के जाना था। अब वो पत्नी कहती है तमे मने कोई दाड़ो कीधुं ज नहीं कि 2 करोड़ નું છે, હું તો એમ જ સમજુ છું કે ઇમિટેશન છે। अब इसका रास्ता क्या निकालना? फिर आप क्या बोलेंगे? विजय भाई कैसे कि हमने तो खबर ज नहीं कि आटलू कीमती है सम्यक दर्शन। तो पण तमे अपूर्वकरण कर्યું શા માટે?
आपने यथा प्रवृत्तिकरण किया, चरम यथा प्रवृत्तिकरण किया। जिंदगी में कभी नहीं करते, जिंदगी में नहीं, कई भवों में नहीं किया, वो अपूर्व करण फर्स्ट टाइम किया आपने। जब किया तब आपने नहीं समझा था इसके लिए, और प्राप्त करने के बाद अगर वो वापिस हाथ में से चला जाए तो ये समझदारी हमारी कैसी होगी। अब इसकी कीमत समझनी है, ये कीमती है कि अमूल्य है, दो में फर्क है, शब्द में फर्क है, पहले ये समझिए। ये कीमती लगता है कि अमूल्य लगता है? अमूल्य। जब ये समझ में आ जाएगा तब आपको ख्याल आएगा। अब क्यों अमूल्य है? भले कैसा भी है, जैसा है वैसा है, सम्यक दर्शन। इधर देखिए, और जब आपको ये सम्यक दर्शन यहाँ प्राप्त हो गया है, उस समय हुआ है कि ये जो होने वाला जो मोक्ष है वो आपका यहाँ आपने रिजर्व कर लिया था। जिस दिन सम्यक दर्शन हुआ है उस दिन आपका मोक्ष आपके लिए फाइनल हो चुका है। अब जाएगा, भले ही सम्यक दर्शन चला भी जाएगा, लेकिन मोक्ष का रिजर्वेशन नष्ट नहीं होगा, ये नहीं जाएगा। अनिवार्य रूप में आपको मोक्ष मार्ग खुल गया। वंस यू हैव एंट्रेंस इन दैट, एक बार आपने प्रवेश अंदर कर लिया। बहुत बड़ी बात है साहब, सामान्य बात नहीं है, बहुत कीमती बात है। अब ये हमने अगर समझ लिया है, अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या करना है, ये वापिस ना चला जाए। तुरंत जाने के चांस भी बहुत है, कर्म भी भारी है, ये भी कर्म पड़ा है, ये भी कर्म पड़ा है। अभी ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय आदि तो है ही है वो तो, लेकिन इन सब के बीच में हमने अभी हमारा मोक्ष नक्की किया है, हो चुका है। ऐसा सम्यक तो हाथ में से कहीं चला ना जाए, ये हमको देखना पड़ेगा। मेरे समझाने का जो है वो हेतु आप समझ जाएंगे, अब आपको ख्याल आ जाएगा, समझ गए। चलिए मैं यहाँ रुकता हूँ, अब आगे की बात हम फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब ग्रंथि भेद में नहीं जा रहे हैं, अब हमारे क्लास का टॉपिक बदल गया, सम्यक दर्शन। अब ग्रंथि भेद हो गया सब, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते वापस कहीं नीचे गिर गए तो रिस्क फैक्टर बहुत है, और ये समझ करके चलिए। जब पेन किलर लिया है तो भी सावधानी मन में रखिए, मैंने पेन किलर लिया है, मेरा रोग मिटा नहीं है, जस्ट इट इज सप्रेस्ड बाय दैट पेन किलर। उपशम सम्यक तो ये सप्रेसिव मेथड है, इट इज नॉट द फ्रॉम द वेरी रूट्स, ख्याल है कि नहीं। अब ये कोई रूट्स में से निकालने वाली बात नहीं हो रही है, तो ये हमको समझ करके चलना है, बहुत बड़ी बात है। चलिए बोलिए, मैं रुकता हूँ यहाँ पर बोलते हुए, नहीं तो और 1 घंटा बीत जाएगा। अब आप जिनको प्रश्न पूछना है पूछिए, लेकिन टू द पॉइंट, टू द सब्जेक्ट समझकर पूछना। कांति अंकल। जी जी महाराज साहब, आपने जो ये कहा ना उपशम सम्यक, तो उसका मतलब यह है कि ग्रंथि भेद यदि हो जाए, फिर भी आपके दोनों बाजू कसाए तो पड़े हुए थोड़े, तो बाद में ये छोटी छोटी दवाएं लेना बंद करना है, इसका मतलब ये है, और आगे बढ़ना है। तो क्षयोपशम में जो आपका कर्म है, उसके बाद ये तो साबित हो जाता है कि यहाँ इसके बाद रुकना नहीं है। बिल्कुल सही बात है, रुकना नहीं है, लेकिन गिरने के चांस बहुत है। जी जी, ये तो है, के चांस बहुत है, समझे कि नहीं। आपने ये अभी तक सीखा है, समझा है, बहुत अच्छी बात है, रुकना नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, मैंने कहा एटलांटा से दिल्ली आया, वो चांदनी चौक में जाकर चाट गली में खा के वापिस आया, वैसा हो जाए तो क्या करेंगे। बहुत सावधानी चाहिए साहब। अब नहीं रुकना है तो क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, ये आगे का हमारा विषय है।
जी जी ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जूम यूजर करके है, उनका राहुल नाम भाई। पता राहुल नहीं। भाई। राहुल भाई आप जरा बोलेंगे। मथेनदामी साहिब जी ये फिर मतलब फिर वापस ग्रंथि बंद भी सकती है? सम्यक तो जा भी सकता है, फिर मिथ्यात्व आ सकता है, कोई देर नहीं लगने वाली है, बहुत बहुत कम समय में वापस रिवर्स हो सकता है। तो अपूर्ण करण करने के बाद तो फिर वापस ग्रंथि नहीं बनती है, लेकिन फिर भी बन सकती है। मैं क्या कहता हूँ, ग्रंथि की चिंता छोड़िए, मिथ्यात्व वापस आ सकता है। मिथ्यात्व आ गया तो इसका मतलब फिर वापस ग्रंथि बन गई। नहीं, मान लो ग्रंथि नहीं बने, लेकिन अब मिथ्यात्व तो रहेगा, तो इसी के साथ है। ये कर्म बड़ा भारी है, ये कर्म साथ में ही है। अब ग्रंथि बने तो भी या नहीं भी बने तो भी मिथ्यात्व वापिस आने के चांसेस बहुत है। अब उसके लिए आपको जो सावधानी रखनी है वो क्या रखनी है, क्या करना है वो देखना। अच्छा साहिब जी, एक और दूसरा प्रश्न, हमें कोई भी तप करना है तो उसमें चाहे नौकारसी करना है, चाहे चौवियार करना है, चाहे उपवास करना है, चाहे आंबिल करना है, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपने मोहनीय या मिथ्यात्व कर्म का क्षय करना है। आप पहले आपको जो भी कर्म रखना हो टारगेट बनाइए, और फिर 3 बार मन में सोचिए और फिर पचकान लीजिए, तो काम का है। तो हमें क्या टारगेट बनाना चाहिए? पहले मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का आपको जो कर्म भारी लग रहा है, आप डॉक्टर के पास जाने के पहले अपना डिसीजन करेंगे कि नहीं, मैं किस लिए डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। आप डॉक्टर को मिलने जा रहे हो? नहीं। इस कर्म के लिए, आपकी किस बीमारी के लिए जा रहे हो? टेक योर ओन डिसीजन फर्स्ट और फिर जाइए, तो फायदा होगा। आप रिजल्ट ओरिएंटेड करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। तो ऐसा भी कहते हैं ना कि आप कोई मतलब सोच के करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। भाई साहब, कोई सोच के उल्टा मत बोलिए। आप सोच के करते हैं तो मतलब क्या हुआ, कुछ पाने के लिए, कुछ इधर का उधर। आपको डिसीजन तो कर्म क्षय का ही लेना है। मैं कर्म क्षय के लिए करता हूँ, ये क्यों नहीं करने वाला? पहले ये भी तो सोचो ना। नहीं, जैसे कृष्ण भगवान ने मन में ये सोचा कि मेरे कर्म क्षय होंगे, तो फिर उनको फल नहीं मिला। जैसे अरे भाई, फल के लिए नहीं, दूसरा कोई इच्छा नहीं करना है, उसका मीनिंग ये है। अन्य इच्छाएं न करें, लेकिन कर्म क्षय के लिए ही मैं इस टारगेट को लेते हुए ये तब कर रहा हूँ, तो ही नेजरा का रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जी जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। सुनीता जी, आपका प्रश्न। मथेनदामी साहिब जी, जैसे उपशम सम्यक तो प्राप्त किया, तो उसके अंदर जो रियलाइजेशन किया, जो उस समय हमने शांति का अनुभव या आनंद का अनुभव या जो कुछ भी होगा, उस समय वो हमारा टारगेट बन जाता है कि मेरे को अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त करना है। ये बात लंबी बात मत करो, आप बड़े भारी भारी शब्द मत बोलो। कोई शांति की बात नहीं, कोई आनंद की बात नहीं, और मुझे सब कर्म से, ये सब बातें नहीं है। अब यहाँ पर आप आए हो, किस तरह से आए हो? अपूर्वकरण करके आए हो। तो जो अपूर्वकरण के आपके अध्यवसाय थे, अब उसमें से आपको पहले कौन सा भाव आया है? यथार्थ सत्य तत्व क्या है? क्या है यथार्थ? बिल्कुल साहिब जी, मतलब उसको जानने के लिए तो फिर हमारे अंदर जैसे गुण बढ़े, हम जैसे यथा प्रवृत्तिकरण किया। इधर उधर मत जाइए, आप कोई इधर उधर की बात मत करिए, आगे की बात भी मत करिए। आपका नॉलेज अच्छा है, मैं समझता हूँ। यहाँ पर अभी आपने क्या डिसीजन लिया है, क्या निर्णय किया है, कितने अर्थ में आए हो? बस कि मेरा सम्यक तो बना रहे, उसकी मुझे सुरक्षा के लिए मुझे जो भी करना पड़े, जिनवानी का आश्रय लेना पड़े, गुरु का आश्रय लेना पड़े, जो भी मुझे करना पड़े अपने सम्यक्त्व को टिकाए रखने के लिए, वो मुझे करना होगा। अभी वो बात की बात है, जो हुआ है वो उत्तम सम्यक तो क्या है?
उपशम अभी तो वो ढका है ना, मतलब कभी भी वो कर्म। लेकिन पहले ढका है। मिथ्यात्व क्या था? जो विपरीत मान्यता थी तो अब आपकी सिद्धि हो गई। बस इतनी सी बात है। वो विपरीत मान्यता सिद्धि हो गई और यहाँ की पकड़ ढीली हो गई। बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब आप आत्मा, अभी आपने जानने की बात करो। आप ज्ञान से जानकर आए हो, अब आपको यहाँ मानना है। हाँ, अभी इसका काम क्या है? वो आपने ज्ञान से आत्मा मोक्ष जो कुछ है जाना, वो आप जानते थे, सुनते थे, लेकिन आपको अंदर उसकी श्रद्धा नहीं होती थी। तो आप साहब जी मानने यहाँ पर नहीं हो रहे थे, तो यहाँ आपने मानने की तैयारी दर्शाई। कर ली, श्रद्धा पक्की हो गई। श्रद्धा पक्की हो गई। श्रद्धा पक्की शब्द मत बोलो, श्रद्धा हो गई। अब पक्की शब्द कब जुड़ेगा आगे? जब आगे जाएंगे तब पक्की शब्द जुड़ेगा साथ। अच्छा, अभी सिर्फ श्रद्धा हुई है जी। अभी है किसमें है, पहले ये देखो। ठीक है शिवा जी, आपका प्रश्न। शिवा जी। साहिब जी, ये सोच के कि निर्जरा करनी है तब किया, पर्टिकुलर कर्म क्षय करना है वो तो इतना मालूम ही नहीं, तो ये निर्जरा करनी ये सोच के किया तो उसकी निर्जरा का फल नहीं मिलता पूरा। आपका कॉमन विषय है, आपने इन जनरल ले लिया निर्जरा, लेकिन आपको निर्जरा करनी है तो किसकी करनी है? कर्म की। किस कर्म की करनी है? तो थोड़ा सा डिटेल कर लो। अब हमारी इतनी 50 साल की जिंदगी चली गई, अभी तक हम उस डायरेक्ट जो है डिटेल में उस सब्जेक्ट पर ना आए, ये कैसे बनता है? તમે જઈને કોઈને કો રૂપિયા આપો તો શું કેવું? સામે વાળો પૂછે ને કેટલા આપો, તો કે મને કઈ ખબર નહીં, મને તો એટલું કીધું રૂપિયા આપો. પણ પેલો સામે વાળો પૂછે પણ કેટલા રૂપિયા આપો, પણ એમ કહો તો ખરા, મને કઈ ખબર નહીં, રૂપિયા આપો. હવે 1 રૂપિયા હાથમાં આપી દેશે, ચાલશે? પણ આ સબ્જી કેવી રીતે ખ્યાલ આવે કે અઠમ કરવાથી કેટલી નિર્જરા થશે કે છઠ કરવાથી કેટલી નિર્જરા થાય કે ઉપવાસ? એટલી ચિંતા ના કરો. અઠમ થી નિદ્રા થાય છે ને, છઠ કરવાથી નિદ્રા થાય છે ને, કેટલી ની શું કામ ચિંતા કરો છો? તમે અઠમ થી થાય છે, હું આજે અઠમ કરું છું, મારા આ કસાય મોનિય અનંતાનુબંધી કસાય મોનિયને ઘટાડવા અઠમ કરું છું. એ નામ બોલવાનું. હા, હવે બોલે. તમારે રૂપિયા બોલવા પડે કે 100 રૂપિયા આપો, 500 રૂપિયા આપો, 1000 રૂપિયા આપો, એમ કહેવું પડે. ખાલી રૂપિયા આપો એમ ના બોલે. પણ સાહેબજી આપણે 500 કે 1000 રૂપિયા માંગ્યા અને સપોઝ એ કર્મનું ફળ લાખ રૂપિયા હોય તો તમે લાખ રૂપિયા લો, ના ક્યાં છે? તમે એક વાર અઠમ કર્યા પછી બીજી વાર કરશો ત્યારે 1000 ના બદલે લાખ માંગજો. રાખો એટલી તીવ્રતા. હા સાહેબજી, બીજું પૂછવું હતું કે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી પાછું જાય ખરું અને જાય અપૂર્વકરણ રહે ખરું? શક્યતા પૂરી છે. અપૂર્વકરણ તો પૂરું થઈ ગયું. હવે જશે ત્યારે શું કરશો? પાછું આવે? આ પાછું આવશે, એમાં વાંધો શું છે? પાછું આવશે. જી સર. उमेश जी, आपका प्रश्न। मत्थे नमी महाराज सर, रूटीन में हमें फिर क्या करना चाहिए? गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी, मतलब जैसे कि कोई काम ज्यादा करता है उससे जेलसी नहीं करनी चाहिए जी? रूटीन में हमें महाराज साहब क्या करना चाहिए जी जिससे ये कर्म आगे ना बंधे हैं जी? कर्म ये इसकी बात इधर है, इसकी बात करो आप। अगर आपने उपशम सम्यक तो प्राप्त कर लिया है तो आपको कसाय नहीं करना, ये सुरक्षा रखनी है। कोई फिर असत्य जो है वो आपको सुरक्षा रखनी है, ये तो सब करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो मुश्किल हो जाए। पर हमारे साहब रूटीन में थोड़ा बहुत तो गुस्सा वगैरह आ ही जाता है, जैसे कि बच्चा गलत काम करता है, कुछ करता है जी, तो वो भी नहीं करना चाहिए जी? उसके मतलब नहीं, वो चीज यहाँ नहीं आ रही है भाई साहब। वो चीजें नहीं आ रही, वो संसार के व्यवहार की कॉमन चीज है। ये अनंतानुबंधी कसाय,
वो आप घर की छोटी छोटी बात, बच्चे काम नहीं करे तो बच्चे पर गुस्सा करो, उससे कोई लेना देना नहीं। संगीता जी आपका प्रश्न। म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे हैं। गुरुदेव, मेरे को एक ऐसा जानना था कि मेरे को भगवान पे अपूर्व श्रद्धा है, सभी तत्वों पे, उन पे, लेकिन जो बोला उसका आचरण नहीं हो रहा है, तो उसका उस पे सम्यक तो है नहीं है, कैसे? आचरण आगे का विषय है। इसके बाद 5वें गुणस्थान पर आचरण आएगा, अभी 4थे गुणस्थान पर श्रद्धा का विषय है। आपको भगवान के वचन पर श्रद्धा है, एक जनरल कॉमन आ गया। फिर आपको कर्म के विषय की बात आवे तब आप श्रद्धा नहीं रखो तो भी नहीं चलता है। तो जो सर्वांगीण विषय है सबको पकड़िए और सबके ऊपर की श्रद्धा बनाना है। ओके, हाँ, ठीक है, धन्यवाद। विजय भाई, विजय भाई। हाँ जी साहब जी, 2 प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न तो ये निशाने वाले का है। तो आपने तपस्या जो भी करो उस पे एक कर्म पे निशाना लगा के फिर करना है। तो जो पचकाण लेते हैं हम, जो व्रत लेते हैं, सॉरी व्रत पचकाण लेते हैं, जैसे हम सामायिक रोज करेंगे या जो भी ऐसे कोई, या एक पाखी रोज करेंगे, तो वो या अपना जो चौवियार, तो व्रत ले लिया तो उसमें भी निशाना लगाना है। सबके अंदर एक भी लो, कोई भी लो, तो उसके अंदर लक्ष्य लेकर के ही करना है आप जी। तो आपको स्टोरी याद है ना, बच्चे जो है आम मैंगो जो है गिराने के लिए एक पत्थर लेता है, दूसरा पत्थर लेता है, तीसरा लेता है, 10वां लेता है, 20वां लेता है, तो हर समय वो निशाना साधता है कि नहीं साधता है? जी जी। और दूसरा प्रश्न ये था, आपने पहले 2-3 15 मिनट के पहले जो एक डायग्राम बनाया था ग्रंथि भेद का और ग्रंथि भेद हो जाने का, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय तो रहते ही है, खाली गांठ खुल गई थी। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो दोनों में जो डिफरेंस है वो प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं? 2 आदमी खड़े हैं तो हम उसके चिन्ह क्या है, उसकी निशानियां क्या है कि एक का ग्रंथि भेद खुल गया है, एक का नहीं खुला है? बस जैसे ही ग्रंथि भेद खुल गया है तो उसका आपको सम्यक दर्शन होते ही उसके अध्यवसाय विचारों में परिवर्तन तुरंत आपको पता चलेगा। जिसका नहीं खुला है उसके विचारों के अंदर आप सुनेंगे तो उसके शब्दों में आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा। ये हमको दोनों के विचारों में से, अध्यवसायों में से, परिणाम की धारा में, दोनों में पता चल जाता है, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल हो सकता है महाराज? एग्जाम्पल ये है, बंबई में एक भाई हर साल जो है 28 करते थे और 8 दिन का पौषध करते थे, 25 साल कर लिया। और एक बार पुणे गए तो किसी फ्रेंड ने उसको पुणे के अंदर एक भगवान को मिला दिया और वो वहां जाकर पुणे के अंदर उस भगवान के लेक्चर सुनने बैठा और लोगों को नाचते देखा। तो उसने उसका भगवान को कह दिया कि मैंने 25 बरस तक जो है बंबई में महाराजों के पास 28 और ये उपवास की और पौषध किया, वो सब बेकार गया, मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो आज आपको ही भगवान मान रहा हूँ। तो वहां नाचने लगा और फिर वापिस घर आया तो संवत्सरी के दिन पत्नी ने कहा आज तो उपवास करी लो, તમે દર વર્ષે 28 કરો। તો કે હવે મારે કઈ કરવાની જરૂર નથી, હવે મને ભગવાન મળી ગયા છે, તો આજે તો હું રાતના જ ખાવાનો છું। તો પ્રતિક્રમણ તો કે नहीं, હવે કઈ કરવાની જરૂરત જ નથી। अब ये आपको समझ में आ रहा है? इसके अंदर ये स्टोरी नहीं है, ये घटना है। जी महाराज साहब जी। तो 25 बरस तक इतने 28 और पौषध किया, वो कहाँ गया? और एक बार में यहाँ से पुणे जाकर के एक भगवान मिल गए और वहां लोगों के बीच में नाचने लग गया, तो ये सब बेकार हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपने जो किया वो समझ करके नहीं किया क्या? जी महाराज साहब। हाँ साहब जी, हमने जैसे ये उपशम में देखा कि पेन किलर के जैसे हम उसको जो भी कर्म है उसको दबा देते हैं,
तो क्षयोक्षम में जैसे हम ऐसे कैसे क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन करके डायग्नोस करना है कि क्या है जो क्षय यानी क्योर के तरफ जो पूर्ण क्षय नहीं कर सक होना है, वो कैसे आगे बढ़े। मैं ये पूछता हूँ, ये मैला कपड़ा है, अब इसके ऊपर कलर का स्प्रे करके मैं पहन के शादी में जाऊं कि मैं इसको धो करके इस्त्री करके फिर शादी में पहन के जाऊं? धो करके इस्त्री करके। तो आपने क्या बोला, पेन किलर लेकर के हम काम पर निकल जाएं। मेरा कपड़ा गंदा है, अभी धो और सूखेगा कब, और मेरे को 7 बजे जाना है शादी में। अब इसके ऊपर एक कलर का स्प्रे आता है, फटाक से कलर का स्प्रे कर दिया, फटाक से पहन के चले गए। अब क्या होगा? आप तो जानते हो कि कपड़ा तो मैला ही था। अब ऐसी स्थिति के अंदर उपशम भाव वाले ने अपने अपूर्व करण से यहाँ तक आया कि चलो शॉर्टकट लिया, कर्म को दबा करके भी उपशम सम्यक तो प्राप्त कर लिया। अब आप क्षयोपशमी करना है। क्षयोपशमी करने के लिए आपके पास निश्चित है कि आप कितने परसेंटेज इसमें से घटाते जा रहे हो। अगर आप इतना भी आपने घटाया है, मतलब कर्म क्षय किया है, तो ये क्षय और ये उपशम, 10% क्षय 90% उपशम, 20% क्षय और 80% उपशम, तो ये आपको जल्दी नहीं जाएगा। ये क्षयोपशमिक वाला 20% पर है, लेकिन उसका सावधान रहना है कि 80% जो स्टॉक में कर्म है वो कल उदय में होगा। मैंने अभी कहा कि वो एक बंबई वाला भाई पुणे गया तो 80% जो उदय में कर्म पड़ा हुआ था स्टॉक में, उसको चांस मिल गया वहां पर। अब उसने तो अपना किया कराया, सब पानी फेर दिया सब। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी करो सॉलिड। इंद्रमुति गौतम ने आत्मा के बारे में समझ लिया, कान पकड़ लिए, ग्रंथि भेद कर लिया, मिथ्यात्व चला गया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करके तुरंत भगवान को कह रहे, भगवान बस अब शेष जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब तुरंत दीक्षा ले ली। अब उनको तो सब सम्यक तो हुआ, जाने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा है। उनका उपशम सम्यक तो जाने का प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा है। आप यहाँ हो, अभी व्याख्यान सुन रहे हो, तत्व समझ रहे हो, चलो 1.5 घंटा हुआ, अभी यहाँ से छूटेंगे, निकलेंगे, जाएंगे, आप अपनी प्रवृत्ति में रह जाओगे, फिर बोलेंगे नहीं नहीं अब अगले सैटरडे संडे को ही आना है ना, फिर देखेंगे, चलो महाराज क्या बोलेंगे। હવે શું महाराज के पनिशमेंट શું આપવાના છે, 18-9 કાર્યક્રમ બીજું ગણીએ તો એ શું महाराज ने खबर पड़े छे। ऐसे करके आप, अब वो आपका इंटेंशन ही उस प्रकार का है तो क्या करेंगे आप? अब हमको आगे बढ़ना है। उपशम में से तुरंत आप क्षयोपशमी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब आगे के गुणस्थान पर चढ़ना उतरना गिरना क्या क्या परिस्थिति होती है वो आगे हम चलेंगे। अभी 1 बरस तक ये क्लास चलने वाली है, तो 1 बरस तक आप इसको जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ना, सम्यक दर्शन, इट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। अभी आगे तो गुणस्थान बहुत है, बहुत लंबी यात्रा है। अब हम सम्यक दर्शन को समझेंगे। अब शायद कितना टाइम लगे मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये तो अब यहाँ से शुरुआत हुई है। तो मोक्ष तक आपको पहुंचने के लिए तो अब 1 साल लगे कि 2 साल लगे, लेकिन प्रयत्न करते रहेंगे। चलो, we will try our best. जी सर जी, थैंक यू। शांति भाई, आपको प्रश्न था? ये मनोज भाई को। मनोज भाई सम्यक। साहब जी, ये जो होता है, ये जो महावीर भगवान का फर्स्ट होता है ना, वो उपशम और क्षयोपशम और साहिब से मुक्त है या डायरेक्ट मोक्ष है? फिर से बोलो सम्यक। बस बहुत हो गया, चलो। आई थिंक उसका क्वेश्चन ये था कि डायरेक्ट मोक्ष होता है कि क्या होता है अपूर्व करण के बाद। तो हमारा अभी तो उपशम पे ही है, आगे आगे होगा। महावीर भगवान के पहले वो नाइसर सम्यक के प्रश्न को खोलने की बात करें। हाँ,
कांति भाई नहीं, ओके नहीं, अच्छा ओके। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। सुखता था मेरो त्रिकाल साहेब जी, त्रिकाल वंदन साहेब जी, त्रिकाल वंदन सातमा साहेब जो त्रिकाल वंदना साहेब। त्रिकाल वंदना साहेब जी। प्रार्थना करनी है। मैं कौन करवाया? मैं करवाती हूँ। ओके मैं करवाती हूँ। खामेनी सब जीवे सब में सब बुए के नहीं अरिहंतो क्षमाता हूँ सभी जीव कर्माओं सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ वेद नहीं। अरिहंतो महादेव नाम सुसनो गुरु इह हरिहंती मेरे भगवान है, साधु मेरे गुरु तत्व जीवन बसिका हरिहंती मेरे भगवान है। सभी को मच्छर वंदना त्रिकाल वंदन साहिब जी। महाराज साहब कह रहे हैं कल का प्रोग्राम कर दें। Tomorrow we will have a class for Karma Philosophy at 8 p.m. India time, 10:30 p.m. Eastern Standard Time, USA, Canada. So please आप सभी जुड़े। Thank you everyone. प्रणाम सब साता में। प्रणाम सबको। सभी को प्रणाम। Thank you.